चार जो महान शक्तियाँ हैं, इस तीसरे काल में समस्त जीवन का अलग-अलग काल जो हम बात कर रहे थे, समस्त जीवन का असामान्य अनुपात में एक विज्ञान एवं एक कला के रूप में अद्भुत विस्तरण होता है, विज्ञान के रूप में। अशोक से लेकर मुस्लिम युग के अंदर तक की महज बौद्धिक रचना का पुंज सचमुच ही विशाल है। जैसा कि कोई उस विवरण को पढ़ते ही देख सकता है। मुस्लिम युग के अंदर तक की ये बात कर रहे हैं। इनफैक्ट यदि आप जीडीपी वगैरह की बात करो, वो तो कल तक भी, क्योंकि जो आपके ये रिकॉर्ड्स के अंदर निकल के आता है, जैसे मैंने आपको कहा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ से तो यहाँ के वैभव का वर्णन नहीं कर रहे थे, वो तो रिपोर्ट्स भेज रहे थे, समय-समय के ऊपर। यहाँ से जो रिपोर्ट्स दी जा रही थी, कि यहाँ क्या है, क्या चीज़ें हैं, उनके माध्यम से जो चीज़ निकल के आती है, वो आप कोई सिम्पैथेटिक नहीं थे इस कल्चर के प्रति, और वो तो रिपोर्ट भेज रहे थे। उन रिपोर्ट्स को कुछ लोगों ने इकट्ठा किया, अपने-अपने तरीके से, जैसे डॉक्टर धर्मपाल है, उन्होंने इकट्ठा किया। उसी को ही फिर बाद के अंदर ये व्याख्यान देने के लिए राजीव दीक्षित है, वो खड़ा हुआ था। फिर ये इस तरीके के कई अभियान आते हैं, पर धीरे-धीरे उनमें भी कोई न कोई उनके मोटिव्स हो जाते हैं, उनकी चीज़ें हो जाती है। इसलिए यदि आप ध्यान से देखोगे, वो फैक्ट्स को अपने तरीके से थोड़ा-सा मोल्ड करने की या किसी को एक्ज़ैजरेट करने की या रंग देने का प्रयास करते हैं। तो यदि आप वास्तव में देखना चाहो इसके सच्चे रंग में, क्या तो विवेकानंद जी में मिल सकते हैं आपको, या श्री अरविंद इसका विवेचन कर रहे हैं, और कहीं तो उनके मोटिव्स होते हैं, उनके अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं, देखने के तरीके होते हैं। जैसा कि कोई उस विवरण को पढ़ते ही देख सकता है जो आधुनिक काल के विद्वानों ने इसके बारे में दिया है। और हमें यह याद रखना चाहिए कि विद्वानों ने अभी तक, और ये तब कह रहे हैं, विचित्र बात तो ये है, आज तो ये साक्ष्य सारे के सारे उपलब्ध हैं, और दिन-दिन ये साक्ष्य आपको मिलते जा रहे हैं, क्योंकि आर्कियोलॉजी ने, आपके और सारे ने कितने साक्ष्य लाके सामने रख दिए, पहले तो थे ही नहीं ये साक्ष्य। तब भी विवेकानंद जी उस समय कह रहे हैं, अरे ये आर्य और द्रविड़ जैसी कोई चीज़ नहीं है। जो-जो चीज़ें उन्होंने कही, उस समय तो ऐसा लगता था कि ये बिल्कुल अजीब बात कर रहे हैं, जो फैक्ट्स से बिल्कुल दूर है। खाली इनके मन के अंदर अपने अपने प्रेजुडिसेस हैं, इसलिए कह रहे हैं विवेकानंद जी ये बात। उस समय तो उसको स्वीकार करने वाली कोई बात नहीं थी। तो सिस्टर निवेदिता ये कह रही है कि जहाँ वो खंडन करते थे, वही बात बाद के अंदर आके, क्योंकि कई बार जो सिस्टर निवेदिता की पढ़ो आप, कि वो कैसे संपर्क में आईं, कैसे क्या चीज़ें थी, कि वहाँ हमको और गहराई में जाने का मौका मिलता था। तो कैसे उनके डीप इस चीज़ का परसेप्शन था, और श्री अरबिंदो को कितना डीप ये परसेप्शन रहा, संस्कृतियों का, इतिहास का, इस सारी चीज़ों का। और हमें ये याद रखना चाहिए कि विद्वानों ने अभी तक जो कुछ उपलब्ध है, उसके केवल एक अंश को ही छुआ है। पहले तो अगर 100 था, उसके अंदर से 80-90 को तो जला दिया गया, या फिर काल के कुठाराघात के कारण खत्म हो गया। कितनी-कितनी पांडुलिपियाँ हैं, दीमक खा रही हैं उनको। संगीतकार था, उनके बच्चे अगर कोई काबिल नहीं थे या क्या थे, गल गई वो, दीमक खा गई उसको। तो ये इतना सारा जो चीज़ें हैं, वो तो यूँ कितनी-कितनी आपकी ये लाइब्रेरीज़ हैं, विशाल लाइब्रेरियाँ हैं, वो बंद पड़ी हैं, उनको दीमकें खाने के लग रही हैं। जब आप खोलते हो, तो खत्म, बड़ी-बड़ी लाइब्रेरियाँ, मतलब विशाल, और उनमें कैसी-कैसी दुर्लभ चीज़ें, खत्म। उनमें से भी जो उपलब्ध है, उसका भी खाली एक अंश को ही छुआ है, और जो कुछ उपलब्ध है, वह उस सब का मात्र एक क्षुद्र अंश है, जो एक समय लिखा या जाना गया था। और इसके अंदर आप ये सोचिए, वो लिखा किस आधार के ऊपर?
भई अब जो प्रिंटिंग के या और के साधन आ गए, अब तो आप कितना भी कचरा छाप सकते हो। अब कोई बात नहीं है, सोशल मीडिया के अंदर आपके अंदर ये आ गई, जो आप उसमें कुछ शोरगुल मचाना है, सो मचाओ। उसकी एक अपनी उपयोगिता है, जो भी है। पर जब आपके पास है ही नहीं ये चीज़, तो आप जानो, जान के उसको भई बुक्स थी नहीं ना, बुक्स कहाँ थी? चैतन्य महाप्रभु के समय तक ये था और उसके बाद भी लंबे समय तक कि आप जा रहे हो, कंठस्थ आपने कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ आप जाते थे और आचार्य भी उस समय तक इस तरीके के रूढ़ थे, रूढ़ नहीं, रूढ़, वो ऐसे जम चुके थे अपने कि ना ये तो शिक्षा यहाँ से इस विद्यालय से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो ये लोग जाते थे, वहाँ से पूरा का पूरा ग्रंथ को कंठस्थ करते थे, अपने स्थान के ऊपर आके वापस लिखते थे और फिर बाद में अपना विद्यालय खोल लेते थे। तो इसी तरीके का एक माहौल। तो ऐसे के अंदर लिखना, कोई नई चीज़ को सामने लेके आना और फिर शास्त्रार्थ जिस तरीके का हर कोई चीज़ को प्रमाणित मानेंगे नहीं। सहज ही कि ये आ गया और हम सारे इसको स्वीकार करते हैं, ये वाली बात होती नहीं। उसका तो खंडन करने के लिए शास्त्रीय स्तर के ऊपर, ये नहीं कि मुस्लिम तरीके से कि ये तेरे को मार डालेंगे, वो वाली बात नहीं। पर शास्त्रार्थ होगा, ऐसे कैसे बाल की खाल निकाल लेंगे उसकी। अब इसके अंदर इस तरीके का कोई ग्रंथ आए, तो एक कहानी मिलती है। चैतन्य महाप्रभु नौका विहार कर रहे थे अपने मित्र के साथ, क्योंकि ये तो व्याकरण, न्याय इनके थे ना, तो इन्होंने एक किसी चीज़ के ऊपर अपनी टीका लिखी। अब जब ये अपने दोस्त को वो सुना रहे थे, वो रोने लग गया थोड़े समय बाद में, कि अभी क्यों रो रहा है? क्या बात हुई? मैंने कुछ गलत कही? तेरे को कोई चीज़ तकलीफ दे गई इसके अंदर? मेरी कोई बात गलत है इसके अंदर? कहा नहीं, नहीं, आपकी ये, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैंने एक ग्रंथ लिखा है, क्योंकि आजीविका का साधन नहीं था। आप अगर इस लाइन के अंदर जा रहे हो तो आइदर तो आपको भई कौन से के पास जाओगे आप, कौन-सा आप विद्यालय चला रहे हो, तो अब ये सारा इसके अंदर जो चैतन्य चरितावली है, इसमें आपको निकल के आती है ये चीज़ें। तो मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे वाला तो कोई पढ़ेगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा बस इतनी सी बात है? कहा यार इसके लिए रोने की क्या आवश्यकता है? वो पोथी उठाई और उठा के गंगा जी के अंदर वो जिस नौका में विहार कर रहे थे, वो छोड़ दी। कहे बताओ, इसी के लिए परेशान हो रहा है? पुस्तकें आई वो जीवन के अनुभवों से, बहुत गहरे विवेचन से। इस शिक्षा का जिस तरीके का आधार था, सामान्य तरीके से न तो पुस्तकें उपलब्ध हैं, न चीज़ें उपलब्ध हैं। ऐसों के अंदर चीज़ें आ रही हैं, तो और वैसी लाइब्रेरी लाइब्रेरी आपकी जला के, छावनी पूरी उसके ऊपर भोजन पका रही है। आप ये सोचो, ये थोड़ी कि यूँ ही कोई भी पुस्तकें जो आजकल के नॉवेल्स चल रहे हैं या ये ऐसी नहीं। एक-एक पुस्तक जीवन के मंथन से, जीवन के विवेचन, अलग-अलग फ़ील्ड के विवेचन, कैसे आ गया वो? आधुनिक विज्ञान की सुविधाओं और प्रिंटिंग प्रेस की उपलब्धता से पूर्व इस प्रकार के बौद्धिक श्रम और सक्रियता का अन्य कोई उदाहरण इतिहास में उपलब्ध नहीं है। ऐसी कौन-सी बात थी यहाँ? अगर इतिहास के अंदर उपलब्ध नहीं है, उसका कारण क्या है? सुदृढ़ बौद्धिकता, ये तीसरी शक्ति की बात कर रहे हैं। पर वो बौद्धिकता वॉइड में नहीं पलती। अगर आध्यात्मिकता नहीं है, तो न तो विलक्षण प्राण शक्ति हो सकती और न सुदृढ़ बौद्धिकता हो सकती। यदि व्यक्ति वेजिटेट कर रहा है, सड़ रहा है, तो इसका मतलब वो आध्यात्मिक जीवन में गया ही नहीं है। आपने कह रहे हो मैंने आध्यात्मिक जीवन अपना लिया या ये कर लिया और फिर भी देखो मैं कोई स्टैग्नेट कर रहा हूँ या पता नहीं क्या है, तो इसका मतलब आपने अभी अपनाया नहीं, गए ही नहीं आप। आध्यात्मिकता जीवन का खंडन नहीं करती। ये वाली बात तो इससे साफ निकल के आप देख सकते हो। तो हमारे लिए इस सारी चर्चा, इसकी प्रासंगिकता क्या है? इसकी रेलेवेंस क्या है? रेलेवेंस ये है कि हमारे अपने अंदर ये सारे भाग हैं। आपके अंदर ज्ञान पक्ष है, आपके अंदर विल पावर, आपकी वाइटैलिटी है,
पर ये तभी इनके सच्चे पंख और इनका वैभव, इनकी शक्तियाँ तब निकल के आएँगी। भई आप देखते हो, व्यक्ति बैठा है, आपसे वो उस तरीके की बातें नहीं करेगा। जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति आता है, उसको अंतरंग अपनी सारी चीज़ें बता देगा, खोल के बता देगा अपनी। आप कह रहे यार तेरे साथ मैं 50 साल से रह रहा हूँ, 20 साल से रह रहा हूँ, 30 साल से रह रहा हूँ, 10 साल से, जितने साल से भी, ये वाली बात कभी हुई नहीं। ये क्या बात हुई? व्यक्ति कितने लंबे समय किसी के साथ हो सकता है और कोई ज़रूरी नहीं उसका भीतरी संवाद हो। तो अंतरात्मा जो है, ऐसा माहौल पैदा कर देती है, ऐसी ये एक कुंजी है, ऐसा एक सूत्र है, ऐसा एक बात है जो इन सारी चीज़ों को निकाल के लेके आती है। वो ही इनके सच्चे वैभव को बाहर निकाल के लेके आती है और कोई दूसरा तरीका है नहीं। तो इसलिए इतिहास में रहा था, नहीं रहा था, ये तो ख़ैर हमको दिखाई देगा कि भारत क्या रहा, उसी की संतान हम। दिवालियापन देखो किस स्तर के ऊपर। अरे और दूसरी संस्कृतियाँ, उनके पास विचारों के पास कुछ रहा नहीं, तो इसलिए वो जैसी भी हैं, उन्होंने तो फिर भी प्रगति करी। उन्होंने तो जो उनके पास बैकग्राउंड नहीं मिला और फिर भी आज वो जहाँ खड़े हैं और हमारे पास सारी चीज़, मतलब सारी चीज़ क्रिएट करी जब विश्व में उसका कोई आभास तक नहीं था, उस समय सारी चीज़ क्रिएट कर दी और हम आज उनको आका मान रहे हैं, उनके टुकड़े के ऊपर पल रहे हैं और उसके अंदर अपने आप को ये बता रहे हैं देखो हम मॉडर्न हो गए। इससे ज़्यादा पतन और क्या हो सकता है, ये सोचिए। जैसे श्री अरविंद ने कहा कि इससे ज़्यादा भारतीय टेस्ट का पतन क्या हो सकता है कि आप राजा रवि वर्मा की तस्वीरें लगा-लगा के अपनी बैठकों के अंदर और कहते हो देखो मेरे भी मैं कला के प्रति मेरे अंदर ये है। इससे ज़्यादा पतन और क्या हो सकता है? अब श्री अरविंद की ये बातें हमको समझ में नहीं आती इसमें पतन क्या है? मतलब पतन की इतना पूर्ण रूप से हो चुका कि जब ये बात भी करी जाती है तो बात को भी हम एप्रिशिएट नहीं कर पाते या उसको समझ पाते कि कह क्या रहे हैं ये। ये पतन की हद है। अगर ये समझ में आ जाए हमारे कि हाँ, पतन हो गया, तो मतलब कोई चीज़ तो है जो समझ रही है हाँ यार अपन कहाँ गए। अभी तो ये समझ ही नहीं रहे। अभी तो पतन इतना पूर्ण हो गया कि हम कि बात क्या कर रहे हैं, तो क्या हो गया इसमें? और आप स्वयं भी वो अगर राजा रवि वर्मा की देखोगे, तो आप कहोगे यार इसमें ऐसी क्या बात कह रहे हैं श्री अरविंद? डाल के देख लो आप कि उसकी क्या पेंटिंग्स वो पूरा एक एक आर्ट फॉर्म ही निकल पड़ा। भारत के अंदर सारे वो उसी तरीके का बनाने लग गए। फिर भी अनुसंधान और उत्पादन और ब्यौरे की जिज्ञासा की वह समस्त राशि बिना इन सुविधाओं के एकत्र की गई, जबकि उनके पास अपनी स्मरण शक्ति और नश्वर भोजपत्रों के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। इसके आधार पे ये सारा परिश्रम हुआ। नश्वर भोजपत्र और न ही ये सारा बृहदाकार मतलब विशाल साहित्य केवल दर्शन, ब्रह्म विद्या, धर्मशास्त्र, योग, तर्कशास्त्र, साहित्य शास्त्र, व्याकरण, भाषा विज्ञान और जब आप व्याकरण की बात करते हो तो यहाँ के सिद्धांत मतलब अकाट्य है ये। अब धीरे-धीरे इसके अंदर प्रवेश किया जा रहा है और इस चीज़ को स्वीकार किया जा रहा है। ये जो व्याकरण है, एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। भाषा विज्ञान, क्योंकि भाषा विज्ञान कोई कोई कल्पना के ऊपर नहीं, सीधे प्रवेश करती है। श्री अरविंद का 14वां वॉल्यूम इसी से डील करता है। वर्णमाला अ का क्या अर्थ है? इस एक अक्षर का भी पूरा अर्थ है। इससे अगर एक शब्द बनाते हो, अगर आपने ये कहा और अम्बा या फिर से कोई ये बनाया, तो इसका अर्थ इसके कारण ये इसका अर्थ निकलता है। तो डायरेक्टली रूट साउंड्स इन शब्दों में क्यों? नहीं तो रीम है, ये इस तरीके के बीज मंत्र हैं। अकेले इसका ही आप करते रहो, क्यों हो जाएगा अभी भाषा विज्ञान में क्या प्रवेश? भौतिक प्रकृति के ऊपर कैसा मतलब भाषा विज्ञान के आधार पे आपको इसमें इस तरीके का मंत्र, इस तरीके की चीज़, तो अकेला भाषा विज्ञान नहीं रहता। काव्य, काव्य में तो कहना ही क्या, नाटक, आयुर्वेद, ज्योतिष एवं विभिन्न और इनमें से कोई-सी भी बात करो आप। आयुर्वेद के मूल ग्रंथों की बात करो,
आप देखो तो सही कहीं जाके कि वो कह क्या रहे हैं। एक-एक सूत्र इस तरीके का आज भी वैसे ही प्रामाणिक है, उतना ही वो एकदम परफेक्ट स्टैंड करता है आज भी। और वो सूत्र इतने वर्षों बाद भी आज भी अनुसंधान किए जाने के हैं, यार ये तो खाली भौतिक बात नहीं कर रहे। अगर इसको थोड़ा-सा साइकोलॉजिकल अर्थों में ले, तो ये आयुर्वेद का सूत्र भौतिक की बजाय कुछ और भी कहना शुरू कर रहा है। मतलब लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, ज्योतिष एवं विभिन्न विद्या विभागों तक ही सीमित था। ऐसा नहीं है, ये कह रहे हैं, नहीं, वह समस्त जीवन, ये आप ये कह दो साहब ये तो देखो चिंतन की चीज़ें हैं, जीवन को तो इसने ये बातें श्री अरविंद इसलिए भी सामने लेके आ रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर उसने आर्चर ने या फिर जो एक पश्चिम की मेंटालिटी है, जो इस संस्कृति को नहीं समझती या पॉजिटिवली इससे विद्रोह करती है, सोच समझ के इस संस्कृति से विद्रोह करती है, उसको क्यों ऐसा नज़र आता है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप ये जीवन अपना लेते हो, आप यहाँ विज़िट करके गए, आप तो सोचोगे, मेरे को तो ये नज़र नहीं आया, मेरे को तो ये वाली बात नहीं है। अरे दृष्टिकोण का प्रॉब्लम है ये और हर चीज़ में समस्या ही दृष्टिकोण की है। वह समस्त जीवन, राजनीति, समाज, यहाँ ये जो विवेचन किया गया, तो राजनीति में क्या करना चाहिए, बाद के जो ये मैकियावेलियन वगैरह जो हैं, जो बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ हुए, उनके सूत्र हुए, अरे वो तो लेके यहीं से गए थे। सारे सूत्र, सारी चीज़ें, उनको चर्चा तो नहीं करनी आती थी, विचार कहाँ से उत्पन्न कर लेंगे? वो तो यहाँ से कोई न डायरेक्टली, इनडायरेक्टली यहाँ के संपर्क से कोई विचार उठा के वह समस्त जीवन, राजनीति, समाज, चित्रकला से लेकर नृत्य तक सभी 64 कलाओं को तथा उस सब को जो कुछ समय ज्ञात था तथा जीवन के लिए उपयोगी या मन के लिए रुचिकर था, अपने में समाविष्ट किए हुए था। यहाँ तक कि उदाहरण के लिए हाथियों और घोड़ों के प्रशिक्षण तथा उनके प्रजनन जैसी तत्कालीन युग की व्यावहारिक बारीकियों के पक्ष को भी समाविष्ट किए था और ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अगर उसको आप ले हाँ, उपलब्ध नहीं हो वो एक समस्या हो सकती है, पर ये नहीं कि उस समय घोड़ों को का रख-रखाव, उनका प्रजनन, प्रशिक्षण, उसके बारे में जो उन्होंने सूत्र कह दिए, अल्टीमेट है। आयुर्वेद आपके कोई भी चीज़ के बारे में कह रहा है अल्टीमेट है, उसको आज भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, तो ऐसी क्या बात है? किस आधार पे? युग चेंज हो गया, समय चेंज हो गया, आवश्यकताएँ चेंज हो गई, मनुष्य का शरीर है, उसकी सारी चीज़ें यूँ पहले से आज में देखो तो फ़र्क पड़ गया। फंडामेंटल्स वैसे के वैसे ही हैं। अब क्या होता है कि जब आप ये 64 कलाओं की, इनकी बातें करते हो, कुछ लोग इसमें प्रवेश करते हैं। अब ये कोशिश करते हैं फिर से चलो रिटर्न करते हैं इसकी ओर। श्री अरविंद ने बाद में आर्य शिक्षा पद्धति के अंदर ये पहले ही आपको कॉशन कर दिया कि अगर तुम ये चाहो कि उसकी सफलता इन चीज़ों में थी, तो आप इसमें पाएँगे कि इसकी सफलता इन चीज़ों में नहीं थी। इसीलिए ये जितने भी प्रयास किए जाते हैं वापस रिटर्न करने के, ये आइदर तो फुल या पार्शियली फेलियर्स होते हैं। कंप्लीट फेलियर्स होते हैं या आंशिक फेलियर्स होते हैं, जो कोई भी लास्टिंग चीज़ या वास्तव में आपको दे नहीं पाते कोई उत्तर। इसलिए आप ये कहते हैं उसने ये परीक्षण किया, उस व्यक्ति के पास जाके हाँ, वो आपको खूब अच्छे से प्रोजेक्शंस बताएगा, मैंने ये सफलताएँ मिली, पर थोड़ा-सा ये और हो जाता, ये चीज़ मेरे को और सहयोग कर दी, तो ये हो जाता। अरे बात उस सहयोग की या उसकी नहीं है। बात ये है कि आपका अटेम्प्ट जो है, वो सही दिशा में नहीं है। इसलिए जो भी परिणाम ये तो आप कुछ भी करोगे, कोई तो परिणाम उत्पन्न करेगा ही, पर जो चीज़ आप लेके चले थे, वो परिणाम नहीं आता। जैसे मालवीय जी ने कहा, जी मैंने तो ये सोचा था कि इसके अंदर से बीएचयू के अंदर से कणाद निकलेंगे, इसके अंदर ऋषि निकलेंगे, इसमें जो लेडीज़ हैं, वो कोई गार्गी है या इस तरीके की निकलेंगी। यहाँ तो कम्युनिस्ट निकले इसके अंदर से तो। तो यदि आप जीवन में विचार तक ही नहीं सीमित हो, उसको प्रैक्टिस में डाल के देखते हो, तो आप समझ जाते हो कि अंतरात्मा ही अगर कोई चीज़ को फ्यूल करती है,
उसके सफल परिणाम आ सकते हैं, दूसरी चीज के परिणाम नहीं आ सकते। पर ये तो प्रैक्टिस किए बिना तो आप समझ नहीं सकते। प्रैक्टिस करने के लिए आपको कितनी चीजों की आवश्यकता है। तो ये जो 64 कलाएं सारी, मैं कह रहा हूं आज के समय के हिसाब से 64 नहीं, इसकी डबल हो सकती है, 10 गुना भी हो सकती है, आधी हो सकती है, कितनी हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती, बात इसकी नहीं है। बात तो सूत्र हमारा ये है कुल मिला के कि यदि अंतरात्मा को सामने नहीं लाया जाए तो अपने आप के अंदर आप सोचो भाई, मन और प्राण की तो वैभव है ये। पहले तो विलक्षण प्राण शक्ति और फिर बाद में सुदृढ़ बौद्धिकता, उसके आधार पे फिर बाद में आपका शरीर। पर शरीर अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट चीज नहीं है, वो तो प्राण का ही प्रवेश है सारा का सारा। प्राण अगर उसके अंदर नहीं हो, निष्प्राण देह का आप क्या करोगे? कुछ नहीं। तो कैसे आप उसको किस तरीके से डील करते हैं? तो इसलिए विलक्षण प्राण शक्ति, सुदृढ़ बौद्धिकता, ये सहज है। यदि आप सच्ची अंतरात्मा में और सच्ची आध्यात्मिकता के अंदर प्रवेश करते हो, ये चीजें अवश्यम भावी है। मतलब ये नहीं कि आसक्ति हैं, आएंगी ही। ये वाली बात यदि हमको प्रैक्टिकल नहीं लगती तो फिर तो उसके रूप सारे संसार में। पर जोरदार बात है कि ये देखने के बावजूद भी हमको ये नहीं आ रहा कि हम कहां से कहां आ गए। ये विवेचन भी तो नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये इंटेलिजेंस है नहीं। जब तक भीतर कोई चीज नहीं हो, ये इंटेलिजेंस आती नहीं। आप बहुत अच्छे प्लानिंग के व्यक्ति हो सकते हो, आप सारी चीजें कर सकते हो, पर अल्टीमेटली इसके अंदर मुद्दा क्या है, इश्यू क्या है इसका सारे का, यहां तक नहीं पहुंचते। ये डीपर इंट्यूशन है। ये आपकी इंटेलिजेंस की जो हायर फैकल्टीज हैं वो बताती हैं। नहीं तो विवेचन करने प्लानिंग वाले लोग तो बहुत हैं ही, और खूब अच्छी प्लानिंग करते हैं। ये नहीं कि उसमें अपने फील्ड में कमजोर हैं, जीवन के मर्म को चूक गए। प्लानिंग बहुत अच्छी करी, इफेक्टिव करी, हाँ, फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, ज्यादा नहीं। उस एक पर्टिकुलर चीज में तो उनकी प्लानिंग बिल्कुल काम कर जाएगी। पर जीवन में खुद तकलीफ में रह जाएंगे, उसकी वो नहीं कर पाएंगे, उसमें तो परेशानी रहेंगे। तो बारीकी क्यों, ये सारे पक्ष उसने एक एक, टाउन प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, कैसे डिटेल के अंदर आपके एक एक चीज कैसी मेटलर्जी आप कर रहे हो, बारीकी की चीजें कर रहे हो, कैसे चीजों का रख रखाव है, भोजन कैसे करना चाहिए, कृषि कैसे करनी चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री किस तरीके से करनी चाहिए, बर्तन कैसे बनाने चाहिए। अब ये कोई वॉइड में नहीं हो सकती ये चीजें पैदा। कलाएं आप खिलौने बनाने की, संगीत की, पाक शास्त्र की। और पाक शास्त्र मतलब ये नहीं टेस्ट के हिसाब से, टेस्ट में तो बढ़िया है ही है, पर आप ये हर प्रांत का अपनी एक विशेषता है, उस प्रांत के अंदर क्या है। और दूसरे, अगर आपके शरीर का ढांचा इस तरीके का है तो शाम को इस तरीके का भोजन बनना चाहिए, इन बर्तनों में बनना चाहिए, इसका ये गुणधर्म है। अभी तो सेंस ही नहीं है, अभी कोई सेंस नहीं है। जबकि आप अगर पुराने परिवार से बिलोंग करते हो, उसमें देखो आप, ये चीजें तो उन लोगों को सेंस था। आपकी दादी वगैरह थी, वो खुद बच्चे के पेट में दर्द है, वो जानती है ये वाली चीज दे दो, ज्यादा इफेक्टिव है। अब ये कह रहे हैं ये एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, वो लेके भी हमने तो देखा कि वो लंबे कोर्सेज लेके भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। पर मानसिकता एक इस तरीके की है, अब उसका तो क्या इलाज हो। भाई डॉक्टर ने कह दिया थायराइड हो गया, अब तो ये तो जीवन भर लेनी पड़ेगी। आपके ये हो गया, अब ये तो रिवर्स थोड़ी होता है कोई, ये हो गया अब ये थोड़ी हो सकता है कोई, आप खुद मान के बैठ गए। और जबकि जो इनके मेडिकल मैनुअल्स जो पढ़ते हैं वो कह रहे हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल ही पहले ये वाला नहीं, ये तो धीरे धीरे जानबूझ के कि हमारी बिक्री हो। सारी चीज अगर व्यापार इसके अंदर घुस जाएगा तो कहाँ तक। और मनुष्य जाति इतनी भेड़ है इस तरीके से, अरे ना ना, ये तो मेरे को लेना जरूरी है। और दूसरे आके चाहे साइंटिफिकली उसको प्रूव कर रहे हो, आपको शरीर के फैक्ट्स बता रहे हो, पर आप में भय इतना भीतर तक प्रवेश कर गया, आप ना भैया ठीक है ये मानते हैं ना, मैं तो ये नहीं छोड़ सकता, मैं तो ये गोली लेऊंगा ही फॉर सेफ्टी से। बस प्रत्येक विशालतम एवं अत्यंत महत्वपूर्ण से लेकर क्षुद्रतम एवं अत्यंत गौण विषय के लिए समान ही सर्व समावेशी, प्रचुर, सूक्ष्म
और पूर्ण बौद्धिकता प्रयुक्त की गई थी। ये नहीं नेग्लेक्ट कर दिया कोई चीज को। जिस आसन के ऊपर बैठना है वो किसका होना चाहिए, कुशा कहाँ से लेके आनी चाहिए, आप इसके लिए प्रयुक्त ये वाली चीज करोगे, पर इसके लिए भूमि का चयन कैसे करोगे? अगर आपको ये चीज बनानी है, इसके लिए मटेरियल कौन से जगह से लेके आओगे, लकड़ी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, हर डिटेल बारीकी से। नहीं आ गए, इससे क्या फर्क पड़ता है, जा लिया कहीं से भी ना, ठीक है, फर्क पड़ता है हमारे तो डिटेल का हर चीज का फर्क पड़ता है। गृहस्थ है अगर हवन कर रहा तो वेदी इस साइज की होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए, पुरोहित इस तरीके का होना चाहिए, समय ये होना चाहिए, जल यहां से इस जगह से लेके आओगे, लाने वाला व्यक्ति ये होगा, लाने से पहले ये वाला मंत्र करेगा। तो आप गए यार बहुत वजन हो गया, ये तो फ्री छोड़ ही नहीं रहे। मतलब वो जितना विधान आपके ऊपर लागू कर रहे हैं उसका अगर 1% भी कर लो तो भी आप ये कहो भाई ये तो बहुत भारी है, बहुत ज्यादा भारी है ये तो। एक पूरा नहीं हुआ उससे पहले दूसरा, दूसरा नहीं हुआ तीसरा। पितृ ऋण है, मातृ ऋण है, फिर आपके कुल ऋण है, समाज का आपका आपके ऋण है, राष्ट्र का ऋण है, ये सारे पितृ ऋण है, ये सारे के सारे आपके, कहाँ तक तो इनको पूरा करो। गृहस्थ में हो तो ये वाली चीजें हैं, इसमें हो तो ये वाली चीजें। समय छोड़ती नहीं आपके, वाइटल के लिए पूरा जो है, नहीं तो वाइटल को जहां जगह मिली या लोअर टेंडेंसीज को प्रवेश करने के लिए जगह मिली, आपको चक्री कर रखा है इसने, पूरा प्रयुक्त कर रखा है, कहाँ घुस जाओगे। राजा के लिए जिस तरीके के नियम, कैसा भी निरंकुश हो, कैसा भी अत्याचारी हो, तो भी उसको करना ही पड़ेगा काम तो। राजा के लिए कैसे कैसे विधान, कैसी कैसी चीजें। तो अच्छा भला आदमी तो कहते भैया मेरे को तो नहीं बनना। प्रजा क्या, जो जितना भी पाप है आधा राजा लेगा और आधा रानी लेगी, मतलब उसका आधा जो है उनको जाएगा। तो रानी को मतलब 25-25% इनके पास आ गया, जो व्यक्ति करता है, प्रजा जो कर रही है, उसका पाप आधा इनके पास जाएगा, और उसका बंटवारा राजा और रानी के अंदर हो जाएगा। अब कौन चाहेगा ये करना? और ये नहीं कि फर्क नहीं पड़ता, मेरे सीरियसली एनफोर्स कर रहे हैं उसको, कितना सीरियसली एनफोर्स कर रहे हैं। भाई आप ये देखो, जैसे ये बेहतर हूर की कहानी या और कहानी कितना सीरियसली ये अंदर तक गई हुई है। तो वैसे ये कि ये पाप तो आपका है ही, इसके बाद का आपके परलोक के अंदर ये होगा, इसमें ये होगा। और ये सारी वास्तव में ये चीजें आप पूरे आपके जीवन को सराउंड अगर कर दिया जाए, सोचो आप क्या जीवन रहे। एक और उसके अंदर जीवन की उसके प्रत्येक ब्यौरे में पूर्ण रूप से जानने के लिए अतृप्त जिज्ञासा व उत्कंठा है। दूसरी ओर है एक सुव्यवस्थापन एवं अति सतर्कता युक्त अनुशासन का भाव। मन की ये आकांक्षा कि जीवन को समन्वित ज्ञान व उचित लय ताल के साथ जिया जाए, सही रिद्म में आए जीवन। अभी सिरफोड़ी चल रही है या कॉम्प्रोमाइज चल रहा है, अब तो आप बारीकी से देखो, सब कॉम्प्रोमाइजेज हैं। भाई ये नहीं करेंगे ये गड़बड़ हो जाएगी पत्नी। मैं तो नहीं चाहता, पर यार क्या करें, आपका आपको पता नहीं है क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या नाटक नहीं करने पड़ते इसके लिए। अरे इतना खर्चा मैंने इसके अंदर किया है, मेरे को पता है इसमें आयोजन के अंदर किसके लाभ हुआ, कोई नहीं, समाज के अंदर करना पड़ता है भाई, इसमें ये भी करना पड़ता है, इसमें ये भी करना, पढ़ने पढ़ने के अंदर तो चला गया। तो ड्यूटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, विवेकानंद जी कहते हैं कसा कसाया घोड़ा, करते करते ड्यूटी एक दिन कसा कसाया मर जाता है। ये हुआ जी आपके साथ। अतः एक तरफ है भारत की आत्मा में अंतर्व्याप्त एक प्रभुत्वशाली आध्यात्मिकता, और साथ ही एक अथक प्राणिक सृजनशीलता एवं जीवन की उमंग, और इन दो छोरों के बीच मध्यस्थता करती एक सशक्त प्राणिक सृजनात्मकता नहीं हो सकती यदि आपके अंदर ये विवेक बुद्धि न हो। बहुत अच्छी गाड़ी है जैसे मैंने आपको बताया, और आप पूरी आपके अंदर प्राण शक्ति है, एक्सेलरेटर है उसके ऊपर पूरा पांव आपने तो दबा दिया, ढीला छोड़ ही नहीं रहे, एक्सीडेंट निश्चित है। मतलब बढ़िया से बढ़िया भी हो तो प्राण शक्ति अकेली क्या कर लेगी, ड्राइव करने वाला भी तो चाहिए उसको। तो इसलिए उमंग आपके अंदर अगर इस तरीके की असुर की शक्ति दे, असुर का उद्यम दे, और उसके साथ देवता का ये वाला भी तो दे, नहीं ड्राइव कौन करेगा उसको, चलाएगा कौन? यहाँ तो एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट हो जाते।
जैसे आप ये देखते हो कि अटलांटिस या कई ऐसी सभ्यताएं थी जिनके अंदर ओकल्ट है, वो इतना स्थिति तक पहुंच गया, खुद अपने ही वजन से खत्म हो गई। आप कल्पना कीजिए कि आपके हर प्रांत में ऐसे-ऐसे विशेष लोग, ऐसे-ऐसे साधु, महात्मा जिनके पास ऐसी-ऐसी शक्तियाँ, जिनके संकल्प मात्र से चीज़ें हो सकती हों, या आपके पास कैसे-कैसे तंत्र, कैसी-कैसी चीज़ें मार दें एक-दूसरे को। ये तो सेफ ही नहीं है अगर ऐसे लोग हों और अहंकार उसमें हो, कोई सुव्यवस्थापन न हो, उनको सारों को पिरोने वाली कोई एक कड़ी न हो, कोई सूत्र, कोई धागा नहीं हो, ये देश चल सकता है क्या? तो इन सारों को स्थान देने वाली और भी कितनी गंभीर प्रज्ञा रही होगी। पहले तो पराकाष्ठा में व्यक्ति ऐसी चीज़ों में प्रवेश कर जाता है, एक-एक दिग्गज इस तरीके का, तो उससे भी कोई भारी चीज़ चाहिए। एक आधार कितना सुदृढ़ चाहिए जो ऐसे सारे महानुभावों को आप रख पा रहे हो, जैसे महाश्री अरविंद रख रहे थे वहाँ। उतना आधार नहीं हो, तो एक-एक जना जिस तरीके का उनके पास था, कोई कमज़ोर चीज़ थी क्या वो? अच्छे भले मतलब वो तो एक-एक अपने आप में ऐसा कैसे कंट्रोल करो उनको, किस आधार पे? और इन 2 छोरों के बीच मध्यस्थता करती एक सशक्त, कुशाग्र एवं विवेकी बुद्धि, जो युक्त थी तर्कसंगत, नैतिक तथा सौंदर्यबोधी मन से, जिनमें से प्रत्येक आध्यात्मिकता, प्राणिक सृजनात्मकता तथा बुद्धि की क्रिया की अत्यंत तीव्रता ने ही प्राचीन भारतीय संस्कृति के सामंजस्य का निर्माण किया। निसंदेह इस प्रचुर प्राण शक्ति तथा प्राणिक बौद्धिकता के बिना भारत कभी इतनी अधिक मात्रा में वह सब न कर पाता जो उसने अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्तियों के द्वारा किया। ये नहीं हो, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के पीछे अगर ये वाली बात नहीं हो, जो कि हम ये कह रहे हैं, अगर सच्ची आध्यात्मिक प्रवृत्ति है तो ये आएगी ही, नहीं तो हो ही नहीं सकता। अंतरात्मा भीतर से हो और वो आपको ये सच्चे करने का काम क्या है, वो नहीं दिखाए, ऐसे कैसे हो सकता है? ये मानना एक बहुत बड़ी भूल है कि आध्यात्मिकता सबसे अच्छी तरह ऐसी दरिद्र भूमि पर फल फूल सकती है, जहाँ जीवन को प्रायः अर्धमृत तथा विचार शक्ति को निरुत्साहित तथा संतृष्ट कर दिया जाता है। इसीलिए जो इतना ये इसको भारी शब्दों में या स्वरों के अंदर बताया जाता है, साहब इन्होंने तो 20 साल हो गए भोजन ही नहीं किया, इन्होंने तो ये ही नहीं किया, निरुत्साहित कर दिया अपनी सारी चीज़ को, खत्म कर दिया। इस महात्मा जी ने अपना एक हाथ कह दिया, ये लो साहब ऊपर ही, या एक टाँग से ही खड़े हैं, पर क्या मतलब हुआ इस बात का? क्यों परेशान कर रहे हो? ऐसी क्या आफ़त आ रही है? क्या क्रिएट कर दिया आपने? इससे क्रिएशन क्या है? मैं बोलूँगा नहीं आज से, या तो इस एक्सट्रीम के ऊपर, या आप बिल्कुल बक-बक कर रहे हो। तो माँ कह रही है इसके अंदर जो एक्चुअल में तपस्या इस चीज़ में नहीं बोलने में नहीं है, जो बिल्कुल आपके लिए आवश्यक है वो बोलने के अंदर है। नहीं बोलना उतना ही आपके लिए आरामदायक है जितना कि बक-बक करते रहना। जहाँ ज़रूरी है उसी तरीके से बोलना, त ये यदि जीवन इस तरीके से जी पाओ, ये है, इसमें कसौटी पे उतारे जाओगे। बाकी तो मैं चला गया वहाँ, मैंने अपना एक हाथ वहाँ कर दिया और मेरे एक, मैं तो खाली दूध के ऊपर आ गया, मैं इस पे आ गया। हाँ, ठीक है, भौतिक प्रकृति को क्रश करने के लिए आपने एक एक्सट्रीम के ऊपर चले गए, दूसरों के लिए एक, पर सारों के लिए तो नहीं हो सकती ना ये बात। और भीतर से कोई अच्छी चीज़ भी नहीं है ये। अगर ये आप महसूस करके देखो इसमें क्या ब्यूटी है, कि जो उसने अपने शरीर को ही प्रताड़ना दी, उसको संत्रस्त किया। क्या मतलब हुआ इस बात का? गीता भी इसकी भर्त्सना कर रही है। ये ऐसों के अंदर जिनमें ये इस तरीके की मैं ये प्राप्त कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, उनके अंदर तकलीफ का ही सौदा है। इसलिए सही मार्ग तो ये है कि जो सरेंडर का है, भक्ति का है, इसमें मेहनत भी कम आती है, परिणाम भी ज़्यादा है। जो आध्यात्मिकता इस तरह पनपती है, वह एक प्रकार से रुग्ण, बीमार है ये। इसलिए जो कहते हैं ना साहब आध्यात्मिकता के कारण इन्होंने अपने हेल्थ को भी नहीं देखा, इसको भी नहीं देखा।
ये कोई बातें नहीं है। आप हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। हाँ, माँ के लिए जितना ज़रूरी है, पर आपकी केंद्रितता उसके ऊपर है। अब ये तो बड़ी साइकोलॉजिकल सी बात है, फाइन लाइन है इसके बीच के अंदर। क्षयग्रस्त तथा संकटपूर्ण प्रतिक्रियाओं से आशंकित होती है। केवल तभी जब जाति ने समृद्धतम रूप में जीवन की यापन किया हो तथा गहनतम रूप में मनन चिंतन किया हो, तभी आध्यात्मिकता अपनी ऊंचाइयों तथा गहराइयों को और अपनी सतत एवं बहुआयामी सफलता को प्राप्त कर सकती है। श्री अरविंद का ये एक-एक सेंटेंस अपने आप के अंदर कितने-कितने रहस्य, इनको इनफ नहीं खोला जा सकता, यदि व्यक्ति स्वयं एन्चांटेड नहीं हो इस चीज़ से, जो खुद इस चीज़ से भाव से भावित नहीं हो कि जितना दे दिया जाए अपने आप को इस चीज़ के प्रति उतना कम है, और इसमें अपने आप को कृतार्थ अनुभव करता हो कि माँ को अगर ऑफ़र कर दिया तो उसको एनकैश नहीं कर रहा, कृतार्थ अनुभव कर रहा है कि जीवन के अंदर क्या वैभव है। आप में यदि ये आनंद होगा, ऑटोमैटिकली आपको फिर बाद में ये आपकी हेल्थ में, चिंतन में, उसमें जैसे माँ कह रही है थकान जो है, थकान महसूस करना, इस चीज़ का सूचक है कि आप प्रगति नहीं करना चाहते। आप में जिस चीज़ के प्रति एंथुसियाज़्म है, ऑटोमैटिकली शरीर की क्रिया चेंज हो जाएगी, मन की क्रिया चेंज हो जाएगी, सारी क्रियाएँ चेंज हो जाएँगी। आधुनिक यूरोप में प्राण शक्ति के दीर्घ विस्फोट और बुद्धि की विस्मयकारी क्रियाशीलता के बाद ही ऐसा हो सका है कि आध्यात्मिकता का वास्तव में उद्घाटन होना प्रारंभ हुआ है। और इस बार वैसी आध्यात्मिकता नहीं, जैसी कि यह एक समय हुआ करती थी, जीवन की बीमारी के एक दुखी उपचारक के रूप में, अपितु एक व्यापक एवं गंभीर स्पष्टता की शुरुआत के आश्वासन के साथ यह उद्घाटन होना शुरू हुआ है। यूरोपीय दृष्टि भारतीय आध्यात्मिक विचार में बौद्ध तथा मायावादी दर्शन के जीवन से निषेध द्वारा विस्मित हो जाती है। मतलब शंकराचार्य और बौद्ध का जो विचार है, वो जो जीवन का निषेध करता है, एक्चुअल में जो ये बीच का गैप है या आप आध्यात्मिकता मान बैठते हो, इनफैक्ट माँ तो ये कह रही है बुद्ध के समय तक तो ऐसी बात थी नहीं। आप यदि तीसरे वॉल्यूम को देखो, धम्मपद के ऊपर जो कमेंट्री है, उसमें माँ कह रही है भी ये बाद के अंदर किस तरीके से हुआ, अब ये है। बाकी बुद्ध के समय तक तो इस तरीके की नहीं थी। आध्यात्मिक जीवन जो है, फुलफिलमेंट का जीवन माना जाता था कि ये जबरदस्त फुलफिलमेंट की चीज़ है, किंतु ये ध्यान रखना चाहिए कि ये इसकी दार्शनिक प्रवृत्ति का एक पहलू भर है। बुद्ध की और शंकर की यदि बात करी जाए, तो ये तो इसकी प्रवृत्ति है, जो चीज़ों को एक्सट्रीम के ऊपर लेके चली जाती है। भई आप अपनी बाउंड्रीज़ को रिसीड करवाने के लिए कैसे करोगे? एक्सट्रीम के ऊपर लेके चले जाओगे। कोई कोई कपड़े को पूरा खोलना है तो भी पूरे एक्सट्रीम पे चले जाओ, चारों कॉर्नर के ऊपर पकड़ के तो पूरा खुलेगा। तो जब तक आप अनंत के बॉर्डर्स के ऊपर एकदम एक्सट्रीम्स के ऊपर, हर जना एक्सट्रीम्स के ऊपर चला गया, तब वो रिपोर्ट लेके आता है। हाफ हार्टेडली आप एक्सट्रीम पे जा नहीं रहे, वहीं रहते हो, तो कपड़ा खुल थोड़ी जाएगा। उसमें क्या-क्या डिज़ाइनें हैं, वो निकल के थोड़ी आ जाएँगी। वैसे ये अनंत का पूरा जितना भी प्रसार है, अगर आप एक्सट्रीम्स पे नहीं जाओ और वहाँ से रिपोर्ट्स नहीं लेके आओ, और दूसरे इन्होंने अपने आप को खो नहीं दिया उसके अंदर। अगर खो दो तो रिपोर्ट कौन लेके आए? कि साहब मैं तो बॉर्डर के ऊपर गया, विलीन हो गया वहाँ, हवा हो गया। मेरा तो वहाँ मोक्ष हो गया, तो रिपोर्ट कौन लेके आए? ला के लिखे कौन ये? दूसरों को बताए कौन? तो आप इसके माध्यम से विवेचन करके ये पाएँगे, ये बड़ी अलग चीज़ है, कल्पनातीत चीज़ें हैं ये। तो ये प्रवृत्ति का एक पहलू भर है जिसने केवल पतन के काल में अतिरंजित सही है। रूप धारण किए थे। हाँ, ये बौद्धिकता का जो पढ़े उसका कमेंट्री पढ़ लेते हैं। हाँ, ये आएगा 279 पे। अच्छा इसी इसी में आएगा। ये हुँ। अभी जो शुरू किया आप वो तो इसमें दिखा रहा है कि चौथा जो पार्ट है वो शुरू हो गया।
हाँ, ठीक है। ये यहाँ से है ये मायावादी यूरोपीय दृष्टि। इससे पहले मैं ये पढ़ देता हूँ। प्राचीन भारतीय भाव की सुदृढ़ बौद्धिक शक्ति ही है, जिसने इसकी प्रचंड जीवनी शक्ति, इसकी प्राणिक ऊर्जस्विता को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। नहीं तो नहीं हो सकता भाई। आपके अंदर विवेक नहीं हो, एंथुसियाज्म भयंकर रूप से हो, तो आप कहते रहे रुको, रुको, रुको। कई लोगों में एंथुसियाज्म तो भयंकर होता है, विवेक शक्ति होती नहीं। तो इसीलिए कहते रहे यार इसको अकेले को मत भेजना। ये कोई भी चीज़ में बह जाएगा। जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, सारा पैसा उसमें लगा देगा या चीज़ें उसमें लगा देगा। इसको सेंस तो है नहीं कोई चीज़ का। परंतु इस बौद्धिकता को हमें भ्रमवश व विश्लेषणात्मक स्थूल तर्क बुद्धि न मान बैठना चाहिए, जो स्थूल भौतिक जगत और उसकी प्रतीतियों को ही एकमात्र सत्य मान बैठती है, और इस मिथ्या आधार से आरंभ करने के कारण जिसके सभी निष्कर्ष भी दोषपूर्ण हो जाते हैं। बौद्धिकता मतलब जैसे आज हम सोचते हैं, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, व्यापार इस तरीके से होना चाहिए, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। उस बौद्धिकता, यदि वो बौद्धिकता माने, तो उसने हमको जिस परिणाम तक पहुँचाया है, वो तो कोई अच्छे परिणाम है नहीं। भारतीय संस्कृति उन परिणामों तक पहुँची नहीं। तो इसका मतलब ये वाली बौद्धिकता नहीं, ये कोई जो बात कर रही है, वो कोई दूसरी बात है। अपितु यह तो अंतःप्रेरणा और अंतर्भास से युक्त वह अंतर्विवेकशील बुद्धि है। बुद्धि के हायर लेयर्स हैं, जिनके अंदर की आपके इंट्यूशन है, इंस्पिरेशन है, रेवलेशन है, स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन है। ये जो हायर पावर्स हैं, ये आके उसको अपनी वाणी बताते हैं। भाई आप जैसे इस भाई माँ ने किया ही है, श्री अरविंद ने सारा लिखा ही है, पर किन निष्कर्षों के ऊपर आ रहे हैं? किन चीज़ों के ऊपर आ रहे हैं? जिसमें सतही विचार क्रियाओं, प्रतीतियों आदि से सर्वथा अप्रभावित रहते हुए किसी भी विषय की सर्वांगीण व्यापकता और विस्तृतता के साथ ही साथ उसके ब्योरों में भी प्रवेश करने की शक्ति होती है। एक्चुअल में तो इसका एक-एक का आप स्वयं अपने स्तर के ऊपर बैठ के, क्योंकि नहीं तो ये हो ही नहीं सकता कभी भी, कि आप अगर डिटेल के अंदर जाएँ, वो डिटेल के अंदर जब तक आपको व्यापक पिक्चर का सेंस ही नहीं हो, उस डिटेल का भी क्या बना सकते हैं? और आप व्यापकता की बात करो, पर डिटेल में अब होगा किस तरीके से? हाँ जी, माँ श्रीन की शिक्षा, शिक्षा छोड़ो आपकी, हाँ, मैं माँ श्रीन का भक्त हूँ, पर अब जीवन में क्या करूँ? अब डिटेल्स के अंदर ही, डिटेल में जब तक प्रवेश नहीं करते, यहीं आपकी जो प्राणिक प्रकृति है, वो बच निकलती है। एक्चुअल के अंदर क्यों नहीं हो पा रहा जीवन में? क्योंकि डिटेल में प्रवेश नहीं कर रहे। तो प्राणिक प्रकृति को खूब जगह मिल जाती है, अपने ही जाल बुनने की। और जैसे ही हम ये एक-एक शब्द की भी डिटेल में जाने की प्रवृत्ति, भई एक्चुअल में तो ये अप्रोच है जो हम चेंज करना चाहते हैं, कि कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए इसको। किसी भी चीज़ को, किसी भी शब्द को यूँ लाइटली नहीं, कि माँ श्री अरविंद कहाँ से कह रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं। उस ब्यौरे के अंदर भी पूरा प्रवेश। और आपने एक दिन कर लिया, दूसरे दिन नहीं करो, ये नहीं। कल तो आपने इसी सेंटेंस में आज खोलोगे तो बिल्कुल कुछ नई चीज़ निकल के आएगी, परसों खोलोगे तो एकदम ब्यौरा ही एकदम चेंज हो जाएगा। इस भाव से यदि आप चलो, और व्यापक पिक्चर और ब्यौरा इस तरीके का, तब जाके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी जो डायनामिक नेचर है, वो स्वीकार करती है, नहीं तो जीवन तो स्वीकार करता नहीं। हाँ, हम तो माँ का ही काम कर रहे हैं, उन्हीं का केंद्र चला रहे हैं, उन्हीं की शिक्षा दे रहे हैं, उन्हीं का ये कर रहे हैं, क्योंकि डिटेल में नहीं हो रहा। तो लाइफ पावर है वो अपना खूब अपने सारे जितने भी मंसूबे हैं, वो उसी के अंदर पूरे कर ले रही है। हमारी प्राणिक शक्ति को उसकी अपनी निर्दोष और समुचित क्रिया के लिए सदा ही एक उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अगर ये नहीं हो तो सर्टेन चीज़ों में अब ये कैसे करूँ मैं? ये यदि बताने वाला नहीं हो, किस आधार पे निर्णय करेंगे जीवन के उस मोड़ के ऊपर? उस व्यक्ति की जो सिंसियर भी है, जो चाहता भी है, जो नहीं चाहता उसकी तो बात ही नहीं हो रही। चाहता भी है, पर यदि ये उसके पीछे ये इंटेलिजेंस न हो, ये विवेक बुद्धि न हो, हायर कोई चीज़ का प्रवेश न हो, कैसे चलेगा? निर्णय कब कैसे करेगा? हालाँकि सिंसियर यदि होगा, तो दिशा निर्देश ऑटोमैटिक है उसके साथ।
सिंसेरिटी अपने साथ ये चीज़ें लेके आती है। पर फिर भी बड़ी गंभीर बात है, सिंसेरिटी का जामा पहन के कोई चीज़ आ जाए। अन्यथा इसकी उत्तेजित क्रियाशील प्रकृति के कारण भारी विषमताएँ और विध्वंस जैसी स्थितियाँ तक पैदा हो सकती हैं। एक कह रहा मैं इस कॉज़ के लिए मरने-मारने के लिए तैयार हूँ, दूसरा कह रहा है मैं मरने-मारने के लिए तैयार हूँ। साहब इसने श्री अरविंद के लिए एक गलत बातें लिखी, दूसरा कहता हम इसको मारने के लिए तैयार हैं, तीसरा कि जी ये श्री अरविंद के लिए इसने ये पुस्तक लिख दी, एक मुद्दा बना लिया इसको। और ऐसे लोग वहाँ अच्छे भले जो माँ के समय के लोग हैं, इतना उसके अंदर भाव में बह गए, तो अपने अपन ने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा तो मैं पौंडीचेरी गया, वहाँ रात को 1:30-2 बजे तक मेरे से बैठ के लड़ाई करता रहा वो एक आदमी। और उसके अंदर मैंने ये पूछा हेलो, मैंने ये पूछा, मैंने कहा जी आपने ये पुस्तक पढ़ी? कि नहीं, पढ़ी नहीं। ये पुस्तक पढ़ी, तो मैंने कहा किस आधार पे आप ये इसके अंदर ये कह रहे हैं? कहा दूसरे कह रहे हैं ना। मैंने कहा यार ये तो लॉजिकल बात भी नहीं है। हाँ, शिब्या जी क्या बोल रहे हो आप? पांडिचेरी में बॉब वाला किताब पर हम लोग वहाँ बहुत एजिटेशन हुआ था भैया, बहुत हाँ, ही ज्यादा। उस हाँ। समय थे हम, जो हमें वहाँ के टीचर हुँ, इतना शांत प्रकृति के थे और उनको इतना डिस्टर्ब देखे थे उस सब के लिए। हम हुँ, लोग को भी बोल रहे हैं एजिटेशन में चलो। हम हाँ, बोले कि भैया हम इसके लिए आए ही नहीं है यहाँ। हुँ। जो काम के लिए आप बोल रहे हैं हम उसमें नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं पर समस्या वो नहीं थी ना। अरे भई अगर वो वास्तव में वैसा कॉज़ मेरे को अंदर से भई यही तो मैं कह रहा हूँ उनको एक्चुअल में ये महसूस हो रहा था कि ये श्री अरविंद की हमारी निष्ठा है उनके प्रति, हम कैसे उनके प्रति गलत चीज़ सुन लेंगे या ये बात तो ठीक है, अंतर्विवेक यदि नहीं हो, तो आप जो समझ रहे हो वो बात है भी या नहीं, ये वाला प्रश्न होना चाहिए पहले तो। भई ये तो ठीक है कि गुरु के प्रति जिसने कोई दुर्व्यवहार किया या ये इस तरीके की बात कही, हम उसको सहन नहीं कर सकते। ये एटीट्यूड तो ठीक है। पर ये तय तो करो पहले कि ये वाली बात जिसके ऊपर आप विरोध करना चाह रहे हो, वो उसमें कोई कुछ मूल है भी या नहीं? समस्या तो ये है ना। वो ये कह रहे 1:30 बजे तक मेरे से माथापच्ची करते रहे रात को, कब से बैठ के और वहाँ अच्छे भले व्यक्ति क्योंकि अपन ने आर्टिकल लिखा तो वो कहते तुमने ये आर्टिकल तो कैसे भैया लिखा? हाँ, नहीं, वहाँ दो तरह का प्रतिक्रिया देखे थे। कुछ लोग को एकदम जिनसे उन लोग लड़ाई कर रहे थे कर रहे थे ट्रस्टी लोग से, ट्रस्टी लोग एकदम मुंह साधे थे, गाली भी बक रहे थे, तो उनका बिहेवियर एकदम अलग हो रहा था। इन लोग का एकदम अलग हो रहा था, हम लोग समझे में नहीं। वो काफी दिन तक वो माहौल रहा था वहाँ। हुँ, सही है। तो अब इसके अंदर जैसे एक उदाहरण है, अगर अंतर्विवेक, सुदृढ़ बौद्धिकता न हो, तो ये रूप पैदा हो जाते हैं। मतलब छोटी-सी चीज़ से तो कह रहे हमारी भावना आहत हो गई जिसके अंदर आपने गृह मंत्रालय तक को शामिल कर लिया, जिसमें जो चाहे सो अप्रोच कर रहे हैं और ऐसे-ऐसे लोग और ऐसे-ऐसे आक्षेप वो ये नहीं समझ रहे हम क्या चीज़ कर रहे हैं ये। यहाँ तो मैं आपको कह नहीं सकता उसकी डिटेल्स के बारे में, वो काम उन लोगों ने ये कर डाले। तो जी, अगर तो ये सुदृढ़ आर्टिकल जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वो क्या था? वो मैं आपसे शेयर कर दूँगा, वो अपनी साइट पे है वो, अपनी वेबसाइट के ऊपर है। तो वो आर्टिकल जब उनके मैनेजिंग ट्रस्टी वगैरह के हाथ लगा तो उन्होंने कहा अरे पहली बार रिलीफ मिली हमको। पहली बार ये रिलीफ मिली उन्होंने फिर बुला के ये कोशिश भी करी कि भई आप आओ और इसके अंदर मध्यस्थता का काम करो। तो ये पाया गया कि इसके अंदर जो दूसरे वाले थे उनके अपने निहित उद्देश्य भी थे। उनके अपने एजेंडाज़ थे। कुछ तो महामूर्ख थे जिनको ये उन्होंने पढ़ी ही नहीं। ये सुदृढ़ बौद्धिकता और प्राण शक्ति ये दी है।
प्राणिकता तो भयंकर रूप से कि मैं तो ये बस कर डालूंगा, उसका गला काट डालूंगा। अरे गला तो काट दे, ठीक बात है, पर जिस जो आधार के ऊपर तू कह रहा है, दलील दे रहा है, वो आधार है भी या नहीं ये तो देख पहले। अगर अंतर विवेक न हो, इन मूर्खताओं में व्यक्ति एक से निकलता नहीं, दूसरे में गिर जाता है, दूसरे से। अब बताओ कैसे ये संस्कृति चले, या व्यक्ति भी नहीं चल सकता, कोई संस्था नहीं चल सकती। ये तो बड़ा बढ़िया उदाहरण है इस चीज का। और पीछे से आपके बोध क्या हो जाता है, मेरे गुरु के प्रति भाव है मेरा, उसके आंसू भी आ जाएंगे। दोनों पार्टी समाधि के ऊपर जाके प्रणाम भी कर रही हैं, दोनों सीरियसली प्रार्थना भी कर रही हैं, एक एक चीज के लिए कर रही है, दूसरी दूसरी के लिए कर रही है। आपके लिए आपके भाव ही आ जाएगा, मैं किसी कॉज के लिए कर रहा हूं। ये देखो आप, अगर ये पीछे नहीं हो कॉमन सेंस, तो ये अच्छे भले लोग जिनका आप नाम लेते हैं, मैं यहाँ नाम ले नहीं सकता। हाँ, आप यहाँ मेरे पास होंगे तब मैं आपको एक एक डिटेल बता दूंगा, और क्या क्या घटनाक्रम हुआ है वो सारा मैं आपको बता सकता हूँ। सब टोटल घटनाक्रम उसका मैं आपको बता, हालांकि अपन उसमें कोई पार्टी ही नहीं है, हमारा कोई लेन देन नहीं, हम तो यहाँ बैठे, हम थोड़ी हैं उसमें। पर क्योंकि वो आशा से, क्योंकि हम आपने ये आर्टिकल लिखा है, तो ट्रस्ट मंडल कह रहा है भैया पहली बार कोई एक सेन वॉइस है, आप यहाँ आ जाओ, आप आओ। इसमें एक्चुअल मुद्दा क्या है, अगर ये नहीं हो तो आपका हो क्या, किस तरीके से, ये बड़ी भारी समस्या है। और जोरदार बात ये है कि उनसे जिनसे बात करी, मतलब पहले दिन पकड़ लिया, दूसरे दिन मेरे को पकड़ लिया, तो मेरे साथ जो पौंडीचेरी गए थे, अब हम्म, वो हाँ हाँ शब्या जी। हम बोल रहे हैं कि उस समय की स्थिति वहाँ इतना खराब हो गई थी, और पेपरबाजी इतना उन लोग कर रहे थे कि कई सेंटर्स में उसका भेज रहे थे पेपर हम्म। अंडरलाइन कर करके। हाँ। उस समय अपना सेंटर में भी लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो गया था। हम्म। हाँ, समझाना एक चीज है, पर अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो उसके ऊपर, और आप स्टैंड करते हो कोई, ये तो बात ही कुछ और होती है, ये तो कल्पना भी नहीं करेगा कोई। जिसमें आप एक ऐसी बात कह रहे हो जो कॉमन अभी बातें चल रही है उससे बिल्कुल अलग तरीके की बात है, ये कहने के लिए क्या चीज चाहिए, जिसमें ना आपको उससे मतलब है या उससे अगेंस्ट हो आप, ऐसी कुछ नहीं। तटस्थ तरीके से ये बात हमने इसको पढ़ा, पढ़ के ये बात इसमें से निकल के आती है, बारीकी से उसका अध्ययन किया, बात क्या है, जो इतना बवाल मचाया जा रहा है उसके मूल में बात क्या है। आप उस किताब को पढ़े थे भैया? उसी पे आर्टिकल लिखा, फिर बाद में हमने यहाँ अच्छा, से प्रिंट किया उसको। हम लोग तो पढ़े, हम लोग बोल रहे थे उस समय कि इतना बवाल करके उस किताब का सब एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि हाँ, पर जिसको समस्या वो नहीं नहीं है ना, पढ़ना है वो भी या पढ़ेगा। यहाँ जिस जिस पॉइंट को हम लाना चाह रहे हैं, वो हम्म, बात किताब की नहीं है, किताब वो वाली नहीं होगी, और 20 किताब आ जाएगी। मुद्दा वो नहीं तो और कोई दूसरे आ जाएंगे। अगर सुदृढ़ बौद्धिकता नहीं होगी, आप जीवन में चलो कैसे, समस्या यही तो आ रही है। बहुत अच्छे सद्भावना वाले लोग भी हैं, पर अल्टीमेटली प्रैक्टिस में, जीवन में चीजें वो इसलिए नहीं आ पाती, उनको नहीं पता भाई, उनको सेंस नहीं है। इसलिए ये शिक्षा के अंदर से ही ये चीज सिखाने की आवश्यकता है। नहीं तो आप कितना भी चाहो, अल्टीमेटली रूप वो ही पैदा होंगे जो आपकी प्राणिक शक्ति चाहेगी। आपकी वाइटल ही आपके जीवन की ट्यून्स प्ले करेगी, आपकी आध्यात्मिकता तो एक कोने में बैठी रहेगी। इसलिए इसीलिए वो कह रहे हैं जी, ये एक थोड़ा सा अंजलि भर के खाना खा लेते हैं, थोड़ा सा ये बिना कपड़ों के रहते हैं, क्यों रहते हैं भाई, किसने कहा? आध्यात्मिकता तो ये कहती नहीं ये बातें। अब आप समझ रहे हो कैसी दुर्लभ चीज इस संस्कृति ने, क्योंकि ये कंसेप्शन से परे है, ये असंभव सी चीज है। इसलिए बात वो किताब की या उसकी नहीं है। ऐसे हजार, आपको जितने व्यक्ति उतने उदाहरण आप दे सकते हो। समस्या ये है कि आप आधार क्या लेके आओ जीवन को सामने रखने का, पर्सपेक्टिव यदि नहीं हो, अंतरात्मा से संपर्क नहीं हो, तो प्राणिक ऊर्जा भयंकर भी हो, क्या कर लोगे आप? ये है समस्या। ये पॉइंट मैं आपको कहना चाह रहा हूं। उस मुद्दे में क्या है क्या नहीं है उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। ये एक बड़ी भारी समस्या है।
इसको हम कल ले लेंगे, ठीक है विवेक? हाँ भैया। दीपक जी कोई बात है? आवाज नहीं आ रही। देविका जी, क्लियर है पंकज भाई। आप समझ रहे हो ना, गुत्थी कोई वन पॉइंट खाली मैं ये एक सूत्र पकड़ लूं या आध्यात्मिकता बस ये छोटी सी चीज है, ऐसी बातें है नहीं ये। हाँ जी। और अच्छी बात है कि ये ऐसा नहीं है कि मैं बस थोड़ा सा ये भावना रख लो तो काम हो जाए, बस थोड़ा सा ये कर लो तो हो जाए, थोड़ा सा ये कर लो तो हो जाए। कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और अच्छी बात है कि कुछ नहीं होता है इससे, नहीं तो पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ निकल पड़ता। ये सारी पिक्चर समझने से और से अब धीरे धीरे चीजों के अंदर आप देख पाओगे, प्रवेश कर पाओगे। जीवन का मुद्दा आपके सामने कुछ बेटर जो पहले आपको जितना सीधे तरीके से आपको हाईजैक जो चीजें करके लेके चली जाती थी, आप उनके रंग समझ जाओगे, यार रंग गड़बड़ है ये बात वैसी है नहीं जैसा ये अपने आप को दिखाने का प्रयास कर रही है। बहुत रिलीफ आ जाएगा जीवन के अंदर, बहुत ज्यादा रिलीफ आ जाएगा। और इतनी अंडरस्टैंडिंग, अरे यार ये कोई अलग चीज थोड़ी है, हर व्यक्ति के पास बुद्धि ये तो होनी चाहिए। जो चीज सबका बर्थ राइट है, वो कितनी अनकॉमन है, कितनी रेयर है, ये देखो आप। इस दृष्टिकोण से देखो ना आप। जिसको आप आध्यात्मिकता या ये बड़े बड़े नाम देते हो, वो तो सारों का बर्थ राइट है, ये आपकी सत्ता के तो अंग हैं। तो इसलिए सहज ही बात है कि शिक्षा में आनी चाहिए। यार ये बात ही कोई नहीं कर रहा। अब यहाँ वो मुद्दे नहीं उठते फिर बाद में, इसके पास ये वाली डिग्री नहीं होगी या ये वाला प्रमाण पत्र नहीं होगा या इसकी आगे क्या होगा, कमाएगा, ये तो मुद्दे ही नहीं उठ रहे उसके अंदर। ये तो चर्चा ही कुछ और हो गई, क्योंकि जीवन वैसा है ही नहीं। अभी तो आपने एक एक छोटी सी पिक्चर आपने ले रखी है, यहाँ जगत ही चेंज हो जा रहा है। मुश्किल है पर ये, तो एक क्षण मैं कहूंगा उस समय तो आपको डेफिनेटली महसूस होगा, जैसे ही जगत के साथ संपर्क में आओगे विश्वास हिल जाएगा, क्योंकि अभी तक उसको सस्टेन करने वाली कोई डीपर चीज होगी नहीं। कोशिश करते हैं अपन धीरे 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 धीरे, पर पहले से बेटर मेरे ख्याल से आपको कुछ इसमें अब प्रवेश करने का, या चीजें पहले वाली अब समझ में आ रही है, या फिर कि क्या कारण था जो पहले इतनी ग्राह्यता नहीं थी। क्यों देविका जी? हाँ जी पंकज भाई, क्लैरिटी है। अब समझ पा रहे हो ना कि अपन जो जिस हाँ स्टैंड पॉइंट से कह रहे थे वो एक स्टैंड पॉइंट अलग है। हाँ जी। हाँ विवेक, ठीक है। हाँ भैया, चीजें जो है बहुत ही मतलब अब खुलकर आने लगी हैं, समझ में भी आ रही है। हम्म, ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। हम्म, जय श्री महान। जय श्री राम।